चलो, हमने ट्रांसफर वेव देख ली। ट्रांसफर वेव कौन सी वाली है? जिसमें भाई एनर्जी का जो बेसिकली जो मीडियम ऑफ ट्रांसफर है, जो मीडियम ऑफ वाइब्रेशन है, वो एनर्जी के परपेंडिकुलर है। ठीक है। हमारे पास इसका जो टॉप वाला माउंटेन है, यानी टॉप वाली जो पीक है, उसे कहते हैं क्रेस्ट। जो बॉटम वाली पीक है उसे कहते हैं ट्रफ। ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हमने तीन एग्जाम्पल देखे। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांसवर्स है। ठीक है, रेडिएशन के स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ, स्पेक्ट्रम। ठीक है। फिर हमने देखा कि वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी के ऊपर जितनी भी वेव्स बनती हैं वो कौन सी हैं, वो भी ट्रांसवर्स हैं। उसके अलावा सीस्मिक एस वेव्स, यानी जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स हैं। जो सीस्मिक पी वेव्स हैं, जो कि प्राइमरी वेव्स हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, याद रखना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक टाइप की वेव थी, कौन सी? ट्रांसवर्स। दूसरी वेव है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या सीन है भाई? जैसे आपने देखा कि ट्रांसवर्स में हमारे पास एनर्जी के एनर्जी ऐसे जा रही थी, और वेव का मोशन ऐसे ऊपर नीचे था, है ना? वेव का मोशन ऐसे ऊपर नीचे था, तो यहाँ पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वेव मोशन भी, जैसे एनर्जी ऐसे जा रही है ना, तो हमारे पास वेव मोशन भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेसिकली हमारे पास होता क्या, थोड़ा सा ये ना मैंने लाइन से दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल्स होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है साउंड वेव्स। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है, वो साउंड वेव्स की तरह आ रही है। और हो क्या रहा है कि भाई बेसिकली मेरे साउंड के जो पार्टिकल्स है ना, वो कुछ, एक सेकंड, जो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कंप्रेस होते हैं एक जगह पे आके, वो सारे कंप्रेस हो जाते हैं, फिर वो दोबारा खुल जाते हैं। ये देखो, खुल गए, फिर कंप्रेस हो गए, फिर खुल गए। ठीक है, फिर कंप्रेस हो गए। तो हमारे पास ना इसके लिए दो टर्म्स हैं। हम इसकी कुछ डायग्राम इस तरीके से देखते हैं कि देखो यहाँ पे इनके बीच में अच्छी खासी जगह है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस हो गए पार्टिकल्स, फिर दोबारा खुल गए, और फिर दोबारा कंप्रेस हो गए। ठीक है, तो हमारे पास दो नाम आते हैं। जैसे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ था, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एरिया है उसे कहते हैं कंप्रेशन, और जो खुला हुआ एरिया है उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसकी भी आपको डेफिनेशन याद करनी है। द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी साउंड वेव, और सेकंड एग्जांपल है इसकी सीस्मिक पी वेव। मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर आपको इससे बाहर टेस्ट भी नहीं करता यूजुअली। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती हैं दो तीन टर्म्स जो कि हमें समझनी है। सबसे पहली टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या भला है भाई? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली, देखो, मैंने यहाँ पे जो वेव दिखाई थी ना आपको, ये वाली जो वेव दिखाई थी, ये, ठीक है, इसमें देखो, अगर मैं इस वेव में अपना यहाँ से मैं कुछ ना करूँ, इसे छोड़ दूं, तो क्या होगा? मैं देखूंगा कि एक बीच का मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम के ऊपर अगर मैं इसको वाइब्रेशन स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होता है, इस मीडियम के ऊपर ही, ऊपर नीचे ही, क्या बोलते हैं, मेरी वेव ट्रेवल कर रही है। देखो, ऊपर जाती है इस जगह के, फिर नीचे आती है इस जगह के, फिर ऊपर जाती है इससे, फिर नीचे आती है इससे, फिर ऊपर जाती है इससे। ठीक है, तो मेरी वेव एक मीन पोजीशन से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक मीन पोजीशन से ट्रेवल कर रही है। अगर मैं इस चीज को ग्राफ पे बना दूं ना, अगर मैं यही चीज ग्राफ पे बना दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने नोट किया, ये मेरी वेव है। ठीक है, ये मेरी वेव है, और ये बेसिकली मैंने इसको पूरे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। मेरे पास ये वाई एक्सेस है, ये वाला वाई एक्सेस है, और मेरे पास ये एक्स एक्सेस है, ओरिजिन पे एक्स एक्सेस है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा जब मैंने अपनी वेव को ऊपर नीचे किया ना, जब मैंने अपनी रस्सी को ऊपर नीचे किया, तो उसने कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनाया। मैंने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी अगर मीन पोजीशन ये है, अगर इस पोजीशन से, अगर मेरे पास ये पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन से सबसे टॉप तक जो रास्ता जा रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट रास्ता, जो हमारी वेव कितना ऊपर जा रही है, मैंने देखा वो एक पॉइंट तक आ रही है, जो कि 3 पे आ रहा है। खैर अभी छोड़ दो। मैंने ना इसको एक नाम दे दिया, वो नाम दिया एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, मेरी मीन पोजिशन ये वाली थी, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, उसका क्या नाम दिया मैंने? उसको नाम दिया एम्पलीट्यूड का। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास एक और टर्म है जो क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है बेसिकली? वेवलेंथ क्या है बेसिकली? लॉन्गिट्यूडनल वेव थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा अब सर देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में इतना समझने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो
हमारे पास ज्यादातर एग्जामिनर ना ट्रांसवर्स वेव को वो करता है, एग्जामिन करता है। लेकिन सुन लो जल्दी से, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में बस दो चीजें हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब हम ट्रेवल करते हैं ना, तो हम एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो आप तक आवाज बताऊं कैसे आ रही है? अभी तो खैर माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है, अगर मैं सामने सामने बात कर रहा होता, अगर तुमने मेरे सामने बैठी होती है मैं तुमसे बात करता, तो होता क्या कि साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, साउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एयर के मॉलिक्यूल्स, साउंड एयर से ट्रेवल करिए ना, तो क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स ना एक जगह पे बहुत फैल जाएंगे, ठीक है, फिर वो आगे ट्रेवल करेंगे तो बिल्कुल करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करीब करीब हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ वेव के अंदर ना, एक जगह मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं और एक जगह मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं, तो मैंने उनको नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया रेयरफेक्शन, दूसरे का नाम दे दिया कंप्रेशन, ठीक है। और दूसरा आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि भाई क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर ऐसे है, ठीक है, और वेव का देखो, वेव भी ऐसे आगे जा रही है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रही ना, वेव ऊपर नीचे नहीं जा रही, वेव ऐसे आगे की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा एनर्जी ट्रांसफर और वाइब्रेशन दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एम्पलीट्यूड समझ लिया, वेवलेंथ समझो। वेवलेंथ का सबसे आसान तरीका है बेसिकली, एक क्रेस्ट और एक एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक के दरमियान जो डिस्टेंस है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो हमारा वेवलेंथ होता है। आप यहाँ पे देख लो, ये ट्रफ है, एक ट्रफ से एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। यानी एक पीक से लेके दूसरी पीक तक जो डिस्टेंस है टोटल, वो क्या है, वो हमारे पास लैम्डा, अच्छा इसको कहते हैं लैम्डा, इसका ना सिंबल है इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है, इससे हम कहते हैं लैम्डा। वेवलेंथ को क्या कहते हैं, लैम्डा। तो क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फेज मतलब ये फेज में है, ठीक है, रेस्ट, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट से क्रेस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो वेव है ना, समझो मैंने क्या किया, मैं ना वेव को हिलाते हुए अचानक एक पिक्चर ले ली, ठीक है, वेव को मैं रोप को हिला रहा था और रोप को हिलाते हुए अचानक एक पिक्चर ले ली, तो क्या हुआ, मेरे सारे पॉइंट्स एक जगह फ्रीज हो गए, मुझे दिख रहा है कि मेरी वेव किस तरीके से है, ठीक है। बेसिकली ये समझो कि अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो है ना, बच्चे जो समझते हैं, जो कि बहुत आगे तक तुम लोग हो सकता है कि भूल जाए बात और आगे तक यही समझते रहो कि वेव का जो पार्टिकल है वो भी साथ साथ आगे जा रहे हैं, नहीं, वो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे हो रहा है, वो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। वेव का जो पार्टिकल है या वेव की जो, अगर रोप का जो ये वाला ऐसा ही यहीं ऊपर नीचे होगा, इससे आगे यहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है, एक और डेफिनेशन है, वो है पीरियड। पीरियड क्या है हमारे पास, बेसिकली द टाइम टेकन फॉर अ पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या फिर टाइम टेकन फॉर अ वेव फ्रंट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। मतलब बेसिकली, इसे थोड़ा सा मैं आगे जाके समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने, ये वाला जो ग्राफ था ना, इसमें यहाँ पे तो मैंने डिस्टेंस बताया था, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस रखा था कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने टाइम कर दिया। तो देखो, एक यहाँ से एक पीक से लेके दूसरे पीक तक देखो कितना टाइम लग रहा है, 1 से लेके 4 तक का, 5 तक का टाइम लग रहा है ना, तो 4 सेकंड का टाइम लग रहा है टोटल। तो 4 सेकंड इसका पीरियड है, यानी एक ऑसिलेशन, यानी एक ये आना, ठीक है, एक क्रस से दूसरे क्रस तक आना, एक वेव का पूरा कंप्लीट होना, इज नोन एज पीरियड। और साथ में से हम फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड। मतलब क्या बात है, बेसिकली सपोज करो मैंने ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, ये वाला 5 पॉइंट उठा लिया, ठीक है, मैंने 5 पॉइंट उठाया और मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने वेव को चलाया, मैंने देखा कि इस एक सेकंड के अंदर, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैं देखता हूँ, एक सेकंड के अंदर उस पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही हैं, कितनी कंप्लीट, एक कंप्लीट वेव जा रही है। अच्छा, एक कंप्लीट वेव कितनी है पहले ये भी देख लो, यहां से लेके यहां तक, ये ये एक कंप्लीट वेव है, ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव है, ठीक है। मैंने देखा एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गो थ्रू कर रही हैं उस जगह से, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की आपसे डेफिनेशन मांग सकता है, तो आपने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, आपने आसान वाली डेफिनेशन लिखनी है, जो कि है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है F = 1/T, जिसमें हम टाइम यूजुअली सेकंड्स में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वेव कंसिस्ट ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है, बेसिकली वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो वेव की स्पीड है ना, वो बराबर है
उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ। अब मुझे आपको ये फॉर्मूला देखते ही आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए। वो क्या है जो मैं पहले दिन से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी पहले मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से पहले आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, मेरे पास स्पीड v से प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी f से प्रेजेंट होती है, वेवलेंथ लैम्डा से प्रेजेंट होती है। इसे क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ताकि आप भूलो ना, लैम्डा। ठीक है, आप क्या कहते हो, आप ये अभी से याद कर लो, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यूज होगा ही होगा। अच्छा, साथ में ना इसके एक और फॉर्मूला भी आता है, वो क्या है? वो ज्यादा आसान है, बस आसान नहीं है, बस आपको पता हो जाना चाहिए। वो क्या, मुझे बताओ। हमने फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला देखा था? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था एफ इज इक्वल्स टू 1/t, यही देखा था ना? यही देखा था ना? अभी ऊपर यहाँ ये लिखा हुआ, एफ इज इक्वल्स टू 1/t, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे बताओ, मैं v इज इक्वल्स टू एफ की जगह उसको फॉर्मूला घुसा दूं, 1/t मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा कर दूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है, पाई क्यों लिख दिया मैंने, लैम्डा। तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल्स टू लैम्डा/t। ठीक है, ये फॉर्मूला रेयरली यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला भी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स। अच्छा, अब एक बात सुनो, जो कि आपने समझनी है, जो कि आपको एग्जामिनर टेस्ट करता ही करता है। वो ये है कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स चेंज हो। मतलब समझो भाई, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाली वेव पे आता हूँ, अगर मैं इस जगह से, ये मेरी सोर्स है, ठीक है, समझो ये मेरा हाथ है, और ये पूरी एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रोप है। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे कम नहीं करता, अपनी हाथ की हाथ की वाइब्रेशन को आगे पीछे नहीं करता, तो मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एग्जामिनर आपसे हजार बार पूछेगा कि भाई वेव स्पीड बढ़ गई, वेव लेंथ बढ़ गई, बताओ क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, बताओ फ्रीक्वेंसी को क्या हुआ। आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ अगर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स से अफेक्ट आए। ठीक है, अगर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स अनचेंज्ड है, अगर उसे नहीं छेड़ा गया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जामिनर आपको इससे बहुत टेस्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, जो हमने देखा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जरा यहाँ बड़ा बड़ा देखता हूँ, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो f क्या होगा? f हमारा होगा कांस्टेंट, क्योंकि f तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। f किस पे डिपेंड कर रहा है? f वाइब्रेशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर वाइब्रेशन ऑफ सोर्स चेंज ही नहीं हो रही, तो f चेंज नहीं होगा। तो f तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमारे क्या चीज देखने को मिला कि अगर मेरी स्पीड बढ़ती है ना, अगर मेरी वेव की स्पीड बढ़ रही है, तो मेरे वेव की लेंथ भी बढ़ रही है। वेव स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेव लेंथ। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी वेव डिक्रीज हो रही है, यानी वेव की स्पीड मेरी कम हो रही है, तो मेरी वेव की लेंथ भी कम हो रही है। ठीक है, वेव लेंथ, सपोज करो अगर वेव की स्पीड बढ़ रही है, तो वेव लेंथ ऐसे होगी। ठीक है, अगर वेव की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वेव लेंथ ऐसे होगी। ठीक है, आगे इसके कुछ सिनेरियोज हैं, उस सिनेरियोज को हमें समझना है अभी। लेकिन आपने अभी बस बेसिकली ये बात समझनी है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेव लेंथ के। अगर स्पीड बढ़ेगी, वेव लेंथ भी बढ़ेगी। अगर स्पीड डिक्रीज होगी, वेव लेंथ भी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, हमारे पास ना स्पीड जो है, वेव की जो स्पीड है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम मतलब मीडियम मतलब कि वो कहाँ से ट्रांसफर हो रही है। अगर वो वैक्यूम से आ रही है, स्पेस से आ रही है, उसके मॉलिक्यूल्स है, तो डिपेंड करती है। आपको अभी इस पॉइंट को इतना गौर नहीं करो, अभी इसको थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा और मैं। ठीक है, बाकी बात क्या है, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या बात है भाई इस बात का, ये देखो, अगर मैं फॉर्मूला कहता v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, अगर मैं f को सब्जेक्ट बना दूं, फ्रीक्वेंसी, अभी रुक जाओ, अगर मैं f को सब्जेक्ट बना दूं, फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना दूं, तो क्या मुझे मिलेगा? v अपॉन लैम्डा। ठीक है, यही मिल रहा है ना? ये मतलब ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, लैम्डा चला जाएगा। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे पता चलेगा कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो मेरी जो वेव की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेव लेंथ ये वाली है, ये बड़ी वेव लेंथ है, और ये छोटी वेव लेंथ है। ठीक है, तो मुझे देखो, इसको सबसे अच्छी एग्जांपल आप घर पे टेस्ट कर सकते हो,
वो क्या है भाई, वो ये है कि आप ना घर पे उठाओ एक रस्सी, ठीक है, एक छोटे से रोप उठाओ और रोप को ऊपर नीचे करो। ठीक है, ऊपर नीचे करो मतलब अपने हाथ को ऊपर नीचे करो। ठीक है, पहले आहिस्ता आहिस्ता करो तो आप देखोगे जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा ना तो मेरी वेव बड़ी बनेगी। ठीक है, और फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर दूं, ठीक है, अपने हाथ को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करना शुरू कर दूं, तो मैं देखूंगा कि मेरी वेव ऐसे बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि वेव लेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि आपको समझना है। वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास है रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक क्या भला है भाई? रिपल टैंक इज बेसिकली, सबसे आसान बात यह है रिपल टैंक की कि हम उस वेव का बिहेवियर पढ़ते हैं। वी यूज दिस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वेव। अब देखो, हमारे पास हम यूजुअली इसमें यूज करते हैं पानी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पानी ट्रांसफर वेव है तो इससे मतलब बाकी सारी जितनी भी ट्रांसफर वेव है वो सारी यही चीज, इसी का फॉर्मूला मतलब इसी को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब इसका कुछ सेटअप समझो। सेटअप क्या है, हम ना नीचे बेसिकली ये पूरी एक ट्रे रखते हैं, ये एक ट्रे रखते हैं। ठीक है, ये ट्रे होती है ट्रांसपेरेंट। ये ट्रे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसके ऊपर डाल देते हैं हम पानी। ठीक है, इसके ऊपर हम डाल देते हैं पानी, और फिर हम यहाँ ना कोई कोई से भी ऑब्स्टेकल लगता है, जैसे हम इस ऑब्स्टेकल को ऊपर नीचे करें जो भी करें, तो पानी में ऑब्वियसली डिस्टरबेंस आएगी, पानी आगे पीछे होगा, तो उसका ना नीचे शेडो आ जाता है, उसका नीचे शेडो बन जाता है। ठीक है, हम इस शेडो को पढ़ते हैं। ठीक है, इस शेडो को पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके का सेटअप है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें ये चीज बहुत यूजलेस है जो मैं बता रहा हूँ लेकिन समझ लो। वो क्या होती है, हम यहाँ ना एक स्पिनिंग व्हील लगाते हैं, जिसके हम बीच से देखते हैं। होता क्या है कि जब ये इस तरफ घूम रहा होता है ना, ये ऐसे घूम रहा होता है, तो हमें देखने में लगता है कि जैसे ये सब कुछ स्टिल है, मतलब वेव्स मूव नहीं करी। अगर आपसे मैं बात करूं, अगर मैं इसे बगैर किसी चीज के देखूं तो मुझे वेव्स बहुत मूव होते हुए दिखेंगे, तो वेव्स को स्टडी कैसे करूंगा? ठीक है, वेव्स आगे पीछे हो रही होंगी, चल रही होंगी, मैं वेव्स की वेव लेंथ कैसे निकालूंगा, वेव फ्रंट कैसे निकालूंगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क लगाता हूँ जो कि घूम रही होती है। जब ये डिस्क घूम रही होती है ना, तो मुझे क्या होता है, मुझे ये सब फ्रीज दिखता है, मुझे लगता है जैसे हिल नहीं रहा, ठीक है, अपनी जगह पे। ठीक है, एनीवेज, ये हमारे पास इसका कुछ सेटअप है। इसका सेटअप आपको ना बनाने को आता है, बस आपको समझ समझ आ जाए काफी है। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिलेटेड मतलब कि भाई रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, डायफ्रैक्शन हो रही है। तीन चार केसेस हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम वो तीन केसेस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक चीज है वेव फ्रंट। हम ना जब भी एग्जामिनर आपको वेव के क्वेश्चंस देगा ना बनाने को, तो आपको ऐसे वेव कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ऐसे वेव दिखाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या चीज है भाई? बेसिकली वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट आर द शेडोज बिलो द टैंक रिप्रेजेंट्स द वेव फ्रंट। बेसिकली देखो, जब इसकी वेव नीचे आएगी ना, तो मुझे ऐसे शेडोज मिलेंगे नीचे देखने को। ठीक है, दो शेडोज क्या है, वो शेडो क्या है, वो शेडो है वेव फ्रंट। लेकिन हमने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी, हमने डेफिनेशन क्या लिखनी है, wave fronts are an imaginary line that join crest or trough of a wave। कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हो भाई? देखो, अगर मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है, मेरे पास ये एक वेव है जो कि ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं पानी पे कोई डिस्टरबेंस करता हूँ तो सिर्फ एक वेव तो नहीं बनेगी ना, बहुत सारी वेव्स बनेंगी, है ना, बहुत सारी वेव्स बनेंगी। तो जब एक वेव ऐसे बन रही है, दूसरी वेव जैसे बन रही है, इन सारी वेव्स का ना बिहेवियर सेम होगा, क्योंकि डिस्टरबेंस सेम है। तो मैंने ना क्या किया, मैंने सारी क्रस्ट को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, सारे क्रस्ट को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो इस, अगर ये एक पीक है, ये भी पीक है, ये भी पीक है और ये भी पीक है, मैंने इससे एक लाइन गो थ्रू कर दी। ठीक है, और ये भी लाइन गो थ्रू कर दी। अब मैंने क्या किया, अब मैं इंस्टेड, अगर मुझसे एग्जामिनर पूछता है बनाने को, मैं इंस्टेड वेव ऐसे बनाऊं कि मैं वेव को ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। मैंने बताऊं क्या किया, मैंने वेव को ऐसे बनाया, एक दो तीन चार, और ये वाली लाइन मैंने मिटा दी। ये मैं, अब मैं वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेव को रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन टू शोकेस अ वेव। ठीक है, वो वेव को शो करती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम ऑल द क्रेस्ट या ऑल द ट्रफ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब ना हमने कुछ चीजें देखनी है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, द गैप बिटवीन वेव फ्रंट्स इज इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ द वेव। समझ नहीं आया? देखो गौर से देखो, अगर मैं, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेज डाला हुआ है ना, देखो, अगर मेरे पास एक वेवलेंथ है ये, ठीक है, अरे यार, मेरे पास एक वेव ये जा रही है, दूसरी वेव ये जा रही है,
तीसरी वेव ये जा रही है। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ इसमें इसमें वेवलेंथ क्या होगी। अगर मैं सिर्फ एक वेव की बात करता हूँ, अभी सिर्फ ऊपर टॉप वाली वेव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे बताओ, इसमें मैं देखूंगा कि मेरे पास एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है वेवलेंथ। ठीक है, वो होता है वेवलेंथ। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी वेव्स को साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक एक लाइन बना दी, ये दूसरी लाइन बना दी, ठीक है, और ये तीसरी लाइन बना दी। अब मैं पिछली वेव, पीछे वाली जो वेव है ना, उसे मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, उसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, उसे मैंने मिटा दिया। देखो मुझे ये बताओ, मुझे बताओ क्या लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा वो वेव लेंथ बता रहा है, वो वेव लेंथ बता रहा है। देखो, पहले एक वेव बनाई थी तो उसका एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट दोनों उससे लाइंस गो थ्रू कर रही हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, वो है मेरा वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, वो हमें बताएगा वेव लेंथ के बारे में। ठीक है, क्या बताएगा, वेवलेंथ के बारे में। अब मैं वेवलेंथ किसी भी तरीके से बना सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरी वेव फ्रंट ऐसे जा रही है, मैंने इसका मोशन बताना है, मोशन मैंने एक एरो से बता दिया कि किस एरो क्या डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, मेरी वेव ऐसे जा रही है, सपोज करो मेरी वेव ऐसे जा रही है, मैंने मोशन ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जिसमें वेव मेरी ऐसे जा रही है, ये मेरा वेव फ्रंट है। ठीक है, और ये मैंने एक एरो से बता दिया कि मेरी वेव की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये और एरो से बता दिया कि वेव की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, wave fronts are always drawn at 90 degree to the direction and way in which wave is traveling। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास तीन केसेस हैं जो कि हमें बहुत समझने हैं। पहला केस है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ना अभी मैं समझाता हूँ, लेकिन आई नीड यू डू वन थिंग। जब मैं आपको जब मैं आपको लाइट का चैप्टर पढ़ा दूं ना, तो एक बार इस चैप्टर को दोबारा गो थ्रू करना। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको लाइट का चैप्टर पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा अलग से स्पेसिफिक चैप्टर है, तो उसको अलग से एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं, हमने क्या देखा। मैंने ना रिपल टैंक है, सपोज करो, यहाँ दोबारा रिपल टैंक पे आता हूँ मैं। ये मेरा रिपल टैंक है। अगर मैं इस रिपल टैंक को यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, रिपल टैंक को यहाँ से चलो यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं रिपल टैंक को यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैरियर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बैरियर दिख रहा है। मैंने जरा इसको ड्रॉ किया, यहाँ मैंने ड्रॉ किया ये, और यहाँ पे मैंने एक बैरियर बना दिया। मतलब ये मेरा पानी है, ठीक है, ये मेरा पानी है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक बैरियर खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या खड़ा हुआ है, एक बैरियर खड़ा हुआ है। मैं देखूंगा कि जब मेरी वेव इस बैरियर से टकराएगी ना, वो रिफ्लेक्ट करेगी। वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। A barrier is placed inside the tank, the waves will reflect from the barrier। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक बात है। अब हमें समझना है, हमें उसका बिहेवियर समझना है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, उस बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हर जगह फॉलो होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या फरमाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। देखो, सपोज करो मेरे पास ना ये एक रे आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइट के स्पेसिफिक से समझा रहा हूँ। समझो मैंने लाइट ऑन कर दी। आपने देखा होगा घर में कभी आपने शीशे पे लाइट मारी है, एक फ्लैश लाइट मारी है, तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है। सपोज करो मेरे पास ये जमीन पे मिरर है। ठीक है, जमीन पे मिरर है। ठीक है, अब क्या होता बताऊं क्या है। बेसिकली हमारे पास ना एक इमेजिनरी लाइन बनती है उस मिरर पे, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होती है, वो ऐसे लाइन होती है। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल सी नॉर्मल लाइन है। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे पास ना एक वेव आई, या कुछ भी आया, रे आ गई। लाइट भी तो एक वेव है ना, लाइट की एक वेव आई, रे आ गई। ठीक है, हुआ क्या, वो ना इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल मैंने बनाया है, इसके और लाइट के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना, अगर वो लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी इस शीशे से टकराएगी, अब ऑब्वियसली शीशे से पास नहीं करेगी ना, वो शीशे से टकरा के वापस चली जाएगी, तो वो ऐसे जाएगी कुछ। और ना यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मजे की बात बताऊं क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है।
जो रे आते हुए टकराई नॉर्मल से, तो हमारे पास एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब वो रे वापस गई तो हमारे पास बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। हमने देखा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, अभी थोड़ा सा और अभी इसे हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब ना आपको ये वाली डायग्राम बनानी को आएगी, जो मैंने ये वाली डायग्राम है, अभी समझाता हूँ कैसे होगा ये। देखो, सबसे पहले देखो, मेरे पास ना मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ वेव्स आ रही हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ वेव्स आ रही हैं इस तरीके से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे जो बैरियर है मेरा, मेरा जो बैरियर है ये वाला जो बैरियर है ना मेरा, मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा छोटा सा। मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। नाउ बाय द वे, एग्जामिनर कभी भी आपसे बहुत प्रिसाइज नहीं मांगेगा, याद रखना। आप बस उसे देखने में सही लग रहा हो, मोर देन इनफ है। ठीक है। अब वो देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने वेव फ्रंट बनाया। मेरी वेव जैसे आ रही है, मैंने वेव फ्रंट बनाया, वो ऐसा आया। ठीक है। वो ऐसे टकराया। अब देखो, जैसे ही वो नॉर्मल से टकराया ना, पहले थोड़ा सा नीचे करता हूँ सर। सपोज करो वो नॉर्मल से टकराया। ठीक है। नॉर्मल से टकराया। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ से और नॉर्मल के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ठीक है। ये वाला क्या एंगल है। ठीक है। अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाना है, बार बार बोल रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा नहीं बनाना। ठीक है। और यहाँ पे वो उस एंगल्स के हिसाब से वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ऐसे चली, या दूसरा कलर दिखाता हूँ। ये, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है, मैं देखूंगा कि यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में है। ठीक है। यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब अगेन अंदाजा है, जरूरी नहीं है कि भाई आप डी से मेजर करके बना रहे हो, नहीं। अब आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एटलीस्ट तीन बनाने हैं, एटलीस्ट तीन बनाने हैं। ठीक है, तीन वेवफ्रंट्स बनाने हैं। अब समझो यहाँ पे एक और रे आ रही है। ठीक है। अब देखो, उस रे का अपना नॉर्मल होगा। पहले आप रे बनाओ छोटी सी, ठीक है, वेवफ्रंट बनाया। अब आपने इस, याद रखना, ये मेरा बैरियर है, बैरियर के परपेंडिकुलर मेरा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक है। अब मैंने नॉर्मल बनाया अपना, ये नॉर्मल बनाया मैंने। ठीक है, नॉर्मल बना। और फिर मैंने इस रे को कर दिया रिफ्लेक्ट, इस रे को मैंने कर दिया रिफ्लेक्ट। ठीक है। और फिर फाइनली तीसरा भी बना देता हूँ, एक और वेवफ्रंट बना देता हूँ ताकि सही से हो जाए क्लियर। पर्पल कलर ले लेता हूँ। ये हमारे पास वेव की रिफ्लेक्शन है। ठीक है। मैं ना वेव के थोड़े पास पास कराऊंगा आप लोगों को, तो इतना टेंशन मत लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या देखा, अच्छा अब एक बात याद रखनी है। अभी ना हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास स्पीड कम हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो अभी बस याद रखना, जब हम एंगल, जब हमारे रिफ्लेक्शन होती है ना, तो हमारी वेव लेंथ भी सेम सेम रहती है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, और हमारी स्पीड भी सेम रहती है। स्पीड पता है कब चेंज होती है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी अगर हमारा रीजन चेंज होगा। यानी सपोज करो, मेरे पास ना ये रिपल टैंक है। ठीक है, रिपल टैंक है। अगर इसमें पानी डीप टू शैलो जा रहा है ना, डीप टू शैलो, डीप टू शैलो, शैलो, तभी हमारा रीजन चेंज होगा, तभी हमारी स्पीड चेंज होगी, वरना हमारी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, याद रखने वाली बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास ना कुछ अलग अलग डायग्राम्स आएंगी। ठीक है। आपको एग्जामिनर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा, एक सेकंड में जरा इसको बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब देखो, मेरे पास वेव आ रही है कुछ इस तरीके से। एक से मुझे जरा बनाने दो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एग्जामिनर ना आपको ये बना के देगा, बस ये बना के देगा, इतना बना के दे देगा, और बोलेगा इस डायग्राम को कंप्लीट करके दे दो। ठीक है, इस डायग्राम को कंप्लीट करके दे दो। आपने क्या करना है, अब इसको सीखो, करना क्या है। सबसे पहले मैं देखूंगा, मेरी ये बेस लाइन है। ठीक है, ये मेरी बेस लाइन है। मैं इस पे ड्रॉ करूंगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो, नॉर्मल और बेस के बीच में 90 डिग्री बनता है, याद रखना हमेशा। ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ कैसे। देखो, मेरे पास अगर यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ठीक है, तो देखो बेस और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। अब अगर मेरी बेस ऐसे टेढ़ी है, मेरी बेस ऐसे टेढ़ी है,
तो मेरा 90 डिग्री फिर कुछ ऐसे बनेगा, फिर मेरा नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। हमेशा आपकी बेस जैसी भी हो, नॉर्मल आपका उसके 90 डिग्री बनता है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपली छोटा सा क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और फिर मैंने देखा अंदाजे से यहाँ पे कितना एंगल होगा, उस लिहाज से मैंने इस लाइन को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। और देखो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ भी एंगल होगा। ठीक है। और फिर मैं इस वेव को सिंपली कंप्लीट कर देता हूँ, और वो ऐसे हो जाएगी कुछ। ठीक है। देखो, ना मेरी वेव लेंथ चेंज हुई, ना मेरी वेव स्पीड चेंज हुई। ठीक है। बस आपने दो तीन चीजों का ख्याल रखना। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ एरोज, कि यहाँ पे एरो ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ठीक है। अगर आपने एरो इस तरीके से बना दिया तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब एग्जामिनर को लगेगा शायद वेव वापस आ रही है, यहाँ से आई और यहाँ से एक और वेव आ रही है। नहीं ना, वेव तो वापस जा रही है। तो आपने एरो से शो करना है कि वेव किस तरफ जा रही है। ठीक है। और आपने एंगल इंसिडेंट ये वाला लॉ जरूर शोकेस करना है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्शन में बस इतना ही है। रिफ्लेक्शन आपको और अच्छा समझ आएगी जब हम लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें उसमें हम इसी कैलकुलेशन वगैरह सीखेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। ठीक है। अभी आपके लिए बस टोटल रिफ्लेक्शन इतनी है, बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। उसमें होता क्या है बताऊं? बेसिकली समझो, मेरे पास ना ये एक रिपल टैंक है। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई चीज डाल दी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा शैलो हो जाएगा। ठीक है। ये वाला हिस्सा शैलो हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा डीप होगा। ठीक है, डीप होगा। डीप और शैलो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है। आप ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। घर पे आप बड़ा सा टब लो। ठीक है। आप लोगों के घर में बाथ टब होगा। ठीक है। मेरे मेरे कमरे मेरे वॉशरूम में बाथ टब है बहुत बड़ा सा। ठीक है। मैंने क्या, उसमें पानी भरो। ठीक है। और उसके एक साइड पे कोई बड़ा सा ब्लॉक रख दो। ठीक है, मतलब एक साइड पे कुछ भी रख दो, जिससे पानी शैलो हो जाए। ठीक है। पानी शैलो हो जाए। देखो अब पानी सिर्फ यहाँ पे इसके, और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इससे कलर से प्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे पानी सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे पानी ये पूरा ही है। ठीक है। ये मेरे पास एक ब्लॉक रख दिया जो कि ऑब्स्टेकल बन गया। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये शैलो है, शैलो रीजन है। ठीक है, शैलो। और ये है डीप। ठीक है। आपको बहुत गौर से समझना और इसका ऑनेस्टली रट्टा मारना है। ठीक है, रट्टा मारना है। व्हेन वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, द स्पीड डिक्रीजेस। समझो, अगर मेरी वेव ट्रेवल कर रही थी ऐसे, ठीक है, अगर मेरी वेव कुछ ट्रेवल कर रही थी इस तरीके से, इस तरीके से मेरी वेव ट्रेवल कर रही थी। ठीक है। जैसे ही वो शैलो रीजन में आएगी ना, वो छोटी हो जाएगी, उसकी वेव लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, उसकी वेव लेंथ छोटी हो जाएगी। आपको अब एक और बात याद दिलाता हूँ, कि मैंने आपको क्या बताया था, कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अगर मेरी, समझो, वेव की लेंथ कम हो रही है, तो मतलब वेव की स्पीड भी कम हो रही है ना। समझ आ रही है? अगर मेरी वेव की लेंथ कम हो रही है, तो अगर मेरी वेव की स्पीड भी कम होगी, ठीक है, तो मुझे क्या पता चलता है देखने को, मुझे, मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे, एक सेकंड मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। देखो, यहाँ पे मेरी वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी। ठीक है। जैसे ही वो शैलो रीजन में आई, जैसे ही वो शैलो रीजन में आई, वो छोटी हो गई। ठीक है, वो छोटी हो गई। तो क्या हुआ, जब उसकी वेव लेंथ छोटी हो गई, तो मतलब उसकी वेव स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी। एग्जामिनर आपको इस पर बार 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 टेस्ट करेगा। आप टॉपिकल पास पेपर्स उठाओ, और आप देखो, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, कि एग्जामिनर पूछेगा भाई वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, बताओ फ्रीक्वेंसी को क्या हो रहा है। आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी बस चेंज होगी अगर मैं सोर्स ऑफ वाइब्रेशन को चेंज करूं। ठीक है। अब आपने, मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है, इसका रट्टा मार लो, कि अगर मैं डीप पानी से शैलो, यानी एक सेकेंड, यानी अगर मैं गहरे पानी से शैलो पानी में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डीप पानी से शैलो पानी पे जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है, मेरी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है, और मेरी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर मैं, समझ लो, यहाँ से शैलो से अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, अब मैं शैलो से जा रहा हूँ डीप में, शैलो से डीप में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा सीन भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है। समझो, शैलो में वेव स्पीड कम है, तो वेव लेंथ भी कम होगी। जैसे ही वो डीप में गया, तो वेव लेंथ बढ़ गई और वेव स्पीड भी बढ़ गई। ठीक है। तो क्या हुआ, शैलो से डीप में जाते हुए मेरी वेव स्पीड, वेव इंक्रीज होगी।
ठीक है, वेव लेंथ भी इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना कुछ एक कॉन्सेप्ट है, वो कुछ ये है कि सपोज करो मैंने ये वाले जो डायग्राम है ना, ये पूरी डायग्राम, इसको अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऊपर से देख रहा हूँ इसको। तो मुझे ये जो ब्लॉक है, अब मैं इसको 2D में बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे समझो। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। रुको, समझो। मेरे पास ये वेव आ रही है, ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, आ, जो ये वाला हिस्सा है, ये मेरे पास डीप पानी का है, डीप पानी का है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक रखा है जो वहां पे मैंने रखा हुआ था। ठीक है, अब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से पीओवी है मेरी। तो मेरे पास जो ये वाला हिस्सा होगा शैलो पानी होगा, और जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये मेरे पास शैलो है। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है, ये मेरे पास डीप पानी है। दिस इज बेसिकली माई ब्लॉक, ये जो ब्लैक, जो ये रेड कलर का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको शोकेस करना है। सबसे पहली बात समझो, वो क्या है। केस वन हमारा ये है कि देखो, मेरे पास वेव ट्रेवल हुई, ठीक है, वेव कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ इस तरीके से वेव आ रही है मेरी। ठीक है, वेव कुछ इस तरीके से आ रही है। जैसे ही वो डीप टू शैलो गई, मुझे बताओ, जैसे ही वो डीप टू शैलो गई, तो क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जल्दी से बताओ मुझे। जब वो डीप से शैलो जा रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वेव क्या स्पीड क्या हो रही है हमारी, वेव स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब मेरी स्पीड डिक्रीज होगी तो मेरी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं नई नई वेवलेंथ कैसे बनाऊंगा अपनी? नई वेवलेंथ मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा जो कि करीब करीब भी होंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम हो गई। ठीक है, वो करीब करीब से होंगी। 4 वेव्स बना दो काफी है। ठीक है, देखो, इनके बीच में डिस्टेंस देखो, इसके इसके बीच में वेव, इस डिस्टेंस कितना है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कम हो गया ना, मतलब वेव लेंथ कम हो गई। ठीक है, आपको मैंने बताया था वेव फ्रंट जो है वो वेव लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी वेव लेंथ कम हो गई। ठीक है, जब वो डीप टू शैलो गया, अगर यही चीज उल्टी बनाता तो मेरी कुछ इस तरीके से डायग्राम बनती। ठीक है, आप एरो को नोट करो। और ये देखो, अब एक बात याद रखो, एक छोटी सी बात ये है कि अगर 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 मेरी वेव सीधी ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, अगर मेरी वेव सीधी ट्रेवल कर रही थी और मेरा ऑब्स्टिकल ऐसा सामने था, मतलब डीप टू शैलो का ऑब्स्टिकल यहाँ पे था, तो मेरी वेव सीधी ही ट्रेवल करती चली जाएगी। अनलेस अगर मेरा ऑब्स्टिकल कुछ ऐसे रखा हुआ है, सपोज करो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तब मेरी वेव ना थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी और थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसका केस आगे जाके पढ़ते हैं। केस वन समझ आ गया आपको कि भाई हमारी वेव बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी। बस उसकी जो ये है, ये देखो, जो ये है ये कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। यहाँ डिस्टेंस कितना है और यहाँ देखो डिस्टेंस कितना सारा है। ठीक है, डिस्टेंस कम होने की वजह क्या है, वेव लेंथ कम हुई और वेव स्पीड भी कम हो गई, दोनों कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केस टू क्या है, सपोज करो मैंने ना कुछ इस तरीके से ब्लॉक रख दिया अपना, मैंने अपना ब्लॉक कुछ इस तरीके से रख दिया कि अब मेरे पास ना ये वाला हिस्सा शैलो वाटर का है और ये वाला हिस्सा डीप वाटर का है। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे मेरा बिल्कुल वेव सीधी आ रही थी और ऑब्स्टिकल भी सीधा था। ठीक है, लेकिन अब मेरा ऑब्स्टिकल कुछ इस एंगल पे आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा ऑब्स्टिकल कुछ ऐसे रखा हुआ है, सपोज करो ये मेरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक इस टाइप का कुछ, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो ये जो रेड वाला एरिया है, ये क्या है, ये मेरा शेलो वाटर है, शेलो। ठीक है, और जो जो क्लियर एरिया है वो क्या है मेरा, वो है मेरा हाँ डीप वाटर है। ठीक है, अब इसमें ना हमारी वेव थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, एक सेकंड दो जरा मुझे। यहाँ पे एक केस मुझे लिखना है, जरा ऊपर लिख दो ताकि आसानी आप समझ। देखो, अब मुझे बताओ, पहले तो एक बात बताओ जल्दी से कि यहाँ पे डीप टू शैलो जा रही है, तो मेरी वेव स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है?
डीप पानी से शैलो पानी में जा रहे हैं हम, तो मेरी वेव स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मेरी वेव स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, अब आपको एक छोटा सा पॉइंट है, ये याद कर लो। वो क्या है कि वेन एवर स्पीड डिक्रीजेज, अगर मेरी स्पीड डिक्रीज होगी, वेव बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब मैं ना जरा इसको थोड़ा सा बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं इसको जरा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे अलग से। मेरे पास ये वेव आ रही है, ठीक है, ये एक वेव आ रही है। गिव 3D एग्जांपल फॉर दिस। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, अभी मेरे पास पड़ी भी नहीं है कोई। अभी देखो, तुम ऐसे ही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया ऐसे करके, ये ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और सपोज करो ये शैलो पानी है, जो ब्लॉक है इसने पानी को शैलो कर दिया। अब यहाँ से मेरी वेव जो आ रही थी, किस में आ रही थी? मेरी वेव बिल्कुल ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है मेरे पास डीप रीजन है, डीप, ठीक है। और ये वाला रीजन मेरे पास शैलो है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही वो डीप से शैलो जाएगी, क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। सबसे पहले ना, मैं ये जो बेस है, ये जो है मेरे पास ये वाला हिस्सा, इस पे मैं बना लेता हूँ नॉर्मल एक छोटा सा, ठीक है। मैं नॉर्मल बनाता हूँ। नॉर्मल कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब याद रखो, पहली बात तो याद रखो, नॉर्मल से मेरी जो लाइन है ना, हमेशा क्रॉस होनी चाहिए, पता है। अभी पेपर में बच्चों ने क्या गलती की थी, उन्होंने अपनी डायग्राम को ना ऐसे बना दिया, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे करके बना दिया था। भाई याद रखना कि जो हमारी वेव की वेव है, नॉर्मल से क्रॉस करेगी करेगी। अब देखो, स्पीड मेरी डिक्रीज हुई है ना, तो एक तो मेरी कुछ एक सेकंड, मुझे पेन चूज करने दो। हाँ, मेरे पास तीन तरीके हैं। या तो मेरी वेव ऐसे सीधी चली जाए, ठीक है, या तो मेरी वेव ऐसे चली जाए, अवे चली जाए, या तो मेरी वेव थोड़ा सा नॉर्मल के करीब से जाए, ठीक है। आपको एक केस याद रखना है कि मेरे पास अभी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मेरी वेव जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये, ठीक है। तो मेरी वेव कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये यहाँ से कंटिन्यू हुई, और ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गई। और और वेव डिक्रीज हुई है, तो वेव स्पीड भी डिक्रीज हुई है, वेव लेंथ भी डिक्रीज हुई है। तो अब मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि करीब करीब बनेंगे अब, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको कोई बहुत प्रिसीजन नहीं चाहिए। एग्जामिनर बस देखता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको मार्क्स दे देगा। वो ये नहीं लिखेगा कि आपने डाउन टू द सेंटीमीटर सही बनाया, गलत बनाया है, ठीक है। अब इस पे आओ, दोबारा यहाँ देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ये देखो, मेरे पास ये नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल कह रहा हूँ, ये मेरे पास शैलो रीजन था, ठीक है। यहाँ पे मैंने शैलो रीजन से बनाया एक लाइन, ठीक है, जो कि मेरी नॉर्मल थी, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल बना लिया, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब मेरी जो लाइन जो मेरी वेव है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, समझ रहे हो। देखो, मेरी वेव तीन तरीकों से बेंड हो सकती थी। ये मेरा नॉर्मल है ना, तो मेरी वेव या तो पहले तो पहला ऑप्शन क्या था, मेरी वेव सीधी निकल जाती, ठीक है, मतलब यहाँ से फॉलो होते 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 ये सीधा निकल जाती। दूसरा तरीका क्या था, मेरी वेव आती और ऐसे चली जाती, ठीक है। तीसरा तरीका क्या था, मेरी वेव आती और थोड़ा सा बेंड हो जाती नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अगर मैं डीप टू शैलो जा रहा हूं, अगर मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो मेरी वेव जो है वो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड करेगी, ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, whenever the speed increases wave bends away from the normal, ठीक है। सपोज करो मेरे पास अब ना वेव कुछ इस तरीके से जा रही है, मैं वेव का डायरेक्ट उल्टा चेंज कर देता हूँ। अरे यार, क्या मसला। देखो, अब ना मेरी वेव कुछ इस तरीके से जा रही है। पहले वो यहां से आई, ऐसे आई, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना बनाता हूँ नॉर्मल। एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। देखो, अब ना मेरी वेव कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, मैंने जब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल बहुत जरूरी चीज है। मैंने जब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब देखो, अब यहाँ पे इसकी ये शैलो रीजन था और ये वाला डीप रीजन है। मुझे बताओ, वो शैलो से डीप जा रही है, मेरी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, तो मेरी वेव लेंथ भी इंक्रीज होगी, और अगर स्पीड इंक्रीज होती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, अगर मेरे पास यहाँ से कुछ, अरे यार एक सेकंड,
अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ रही है वेव, तो तीन तरीके से जा सकते हैं। या तो पहला तरीका क्या है कि वो सीधा निकल जाए, ठीक है, सीधा निकल जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि वो थोड़ा सा बेंड हो नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है कि नॉर्मल से अवे बेंड हो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है। ओ, स्पीड मेरी डिक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, तो मेरे नॉर्मल से अवे बेंड होगी। अच्छा, स्पीड और वेव लेंथ में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप एक चीज याद करो, आप याद कर लो कि भाई मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वो देखते हुए अगर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो मेरा वेव लेंथ भी इंक्रीज होगा। अगर मेरी वेव डिक्रीज हो रही है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो मेरी वेव लेंथ भी डिक्रीज होगी, ठीक है। बस एक चीज याद कर लो कि भाई मेरी वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है या मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मर्जी है, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। whenever speed increases wave bends away from the normal। अच्छा, अब थर्ड टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा है, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वो क्या है? बेसिकली द बेंडिंग ऑफ वेव्स। उसमें ना हमारे पास कुछ सीन ये है कि आपको समझना क्या है। हमारे पास ना कुछ इस तरीके का केस है। मैं लाइंस को जरा मिटाऊं। देखो, हमारे पास ना एक सीन ये है कि सपोज करो मेरे पास एक वेव आ रही है, ठीक है, मेरे पास एक पानी की वेव आ रही है, ठीक है, ये वेव आ रही है। मैंने क्या किया? मैंने ना इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक सेकंड, रिपल टैंक से समझाता हूँ इसे। रिपल टैंक पे जाते हैं। सपोज करो मेरे पास ना यहाँ पे वेव्स आ रही हैं, ये वाली वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये वाली वेव्स आ रही हैं। मैंने बताऊँ क्या किया? मैंने ना इसका यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया। सिर्फ ये छोटी सी ओपनिंग छोड़ी, सिर्फ ये छोटी सी ओपनिंग छोड़ी, ये वाला जो ओपनिंग थी, ठीक है, ये छोटी सी ओपनिंग छोड़ दी। मैं ना वेव का एक बिहेवियर नोट करूंगा। बिहेवियर क्या नोट करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई देखो ये सारे मेरे क्रेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे मेरे क्रेस्ट हो गए। मैं क्या नोट करूंगा? देखो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस, अगर उसी डिस्टेंस का ये रास्ता है, तो हमारी वेव थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगेन, आपको प्रिसीजन नहीं, बहुत ज्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए, डाउन टू द सेंटीमीटर प्रिसाइज नहीं होना। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से दिखा रहे हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। हमारे पास तीन केसेस हैं। देखो, अगर मेरे पास, देखो यहाँ पे, देखो मेरे पास इसका जो ये वाला जो वो है डिस्टेंस है, देखो, और मेरा यहाँ का जो डिस्टेंस है सेम है। अगर ये सेम है, तो मेरी वेव ऐसे बेंड हो जाएगी, कंप्लीट बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे गोल 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 बेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर 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 यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसके मुकाबले में, तो आपने बस एक काम करना है छोटा सा। वो क्या है? आप ना जो बैरियर है उससे एक लाइन बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है। अब आप क्या करो? सिंपली आप यहाँ पे थोड़ा सा बेंड दो, जो लाइनों के बीच में हिस्सा है, उसे सीधा रखो, उसे सीधा रखो, और फिर बेंड कर दो। देखो यहाँ से दोबारा बेंड हुई, लाइन के बीच में जो हिस्सा है वो सीधा है, और फिर बेंड कर दो। फिर यहाँ हल्की सी बेंड हुई, लाइनों के बीच में जो हिस्सा है वो सीधा, और फिर बेंड कर दो, ठीक है। आपने बस ऐसे ड्रॉ करता जाना है, ठीक है। आपको एग्जामिनर इसका क्वेश्चन दे सकता है। आखिरी वाला देखो, यहाँ पे देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है। ये देखो, ये कितना बड़ा है। अब मैं क्या करूं? सिंपल तरीका है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है एक लाइन, पहले ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे बेंड करने से, यहाँ से बेंड किया, लाइनों के बीच में जो हिस्सा है वो स्ट्रेट होगा, वो स्ट्रेट होगा, ये स्ट्रेट है। और फिर बेंड कर दिया। फिर यहाँ से आपने दोबारा बेंड किया, स्ट्रेट, और फिर दोबारा बेंड कर दिया। फिर यहाँ बेंड किया आपने, स्ट्रेट, और फिर बेंड कर दिया, ठीक है। आपने बस ये फॉलो करना है। सबसे आसान तरीका ये है, आप दो लाइनें ड्रॉ कर लो, और आप फिर इसे बाद में से पेंसिल से मिटा देना, मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे बस देखना कि जितना गैप है ना, ये वाला जो गैप है, इस गैप के बीच में लाइन आपकी सीधी होगी। देखो यहाँ लाइन सीधी चल रही है मेरी, ठीक है। बस जहां से एजेस आ रहे हैं वहां पे मेरे पास राउंड इफेक्ट आ रहा है। ये देखते हुए ना आपको एग्जामिनर एक और टेस्ट करता है। वो टेस्ट क्या करता है? वो बोलेगा, सपोज करो, एक सेकंड दो मुझे। उसने ना आपको ये दे दिया, ऐसे दे दिया। अब उसने नीचे का हिस्सा, नीचे बैरियर नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैरियर बना के दे दिया। सिर्फ यहाँ पे बैरियर बना के दे दिया, ठीक है, ये बैरियर बना दिया। आपने क्या किया? आप सिंपली वेव को सीधा सीधा रखोगे। देखो जहां पे बैरियर है बस वहां पे थोड़ा सा बेंड दे दो, बाकी सारी वेव आपकी सीधी चलेगी, बाकी सारी वेव आपकी सीधी सीधी चलेगी। व्हाट इफ द पास इज गिवन। बस फिर आपने कुछ इतना, कोई, देखो कितना ही छोटा होगा, आपने बस गोल गोल कर देना है, फिर आपकी वेव्स गोल गोल जाएगी, ठीक है। ज्यादा छोटा होता नहीं है इतना। इन तीन चार केसेस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाय द वे।
बस ये या तो आपकी वेव बिल्कुल गोल गोल आ रही होगी, या तो वेव आपकी थोड़ी सी ऐसे फिर सीधा फिर ऐसे, या फिर बिल्कुल ही सीधा जा रही होगी। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने केस बना के दे दिया ये वाला, कि सपोज करो मेरी वेव ऐसे सीधा आ रही है, यहाँ से सीधा आ रही है, ये सीधे आई, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बैरियर आया, ठीक है, जैसी बैरियर आया उसने बैरियर को ओवरकम करने के लिए बेंड हुई, ठीक है, और बाकी सीधा सीधा चलती चली गई। अच्छा, ये देखते हुए ना एग्जामिनर ने हमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन बड़ा मजे का है। वो क्वेश्चन क्या है? वो है साउंड से रिलेटेड है वैसे, लेकिन साउंड से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली माइक्रोवेव से रिलेटेड है। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, जितनी भी ट्रांसवर्स वेव हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो साउंड नहीं, माइक्रो कह लो, माइक्रो या रेडियो, माइक्रो या रेडियो, ठीक है। अब सीन क्या है भाई, देखो, एक ना बुढ़े से अंकल हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, जो कि यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और उनके घर पे लगा हुआ है पुराना सा टीवी जो कि एंटेना से सिग्नल पकड़ रहा है, ठीक है। और एंटेना यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एंटेना यहाँ लगा हुआ है। लेकिन बीच में मसला क्या है, बीच में आ रही है पहाड़, बीच में आ रहा है पहाड़। अब क्या करें भाई, पहाड़ आ गया, अब तो कुछ तरीका ही नहीं है हमारे पास। भाई आसान मसला ही हल हो गया। हमने अभी डायफ्रैक्शन का केस पढ़ा कि हमारे पास एंटेना से सिग्नल ऐसे सीधे सीधे गए, ठीक है, सीधे सीधे गए, और यहाँ पे समझो ये बाउंड्री आ गई, तो वो यहाँ से सीधे चलते चले जाएंगे और यहाँ पे बेंड हो जाएंगे, ये सीधे गए बेंड हो गए, सीधे गए बेंड हो गए, सीधे गए बेंड हो गए, और अंकल के घर तक पहुंच गए, ठीक है। बस ये छोटा सी एक एग्जांपल है जो आपको समझनी है, कि भाई आपको ये ड्रॉ करने को नहीं आता, पूछेगा, वो पूछेगा कि बताओ भाई यहाँ पे अंकल को कैसे वो मिल गई, सिग्नल कैसे मिल गया। तो आपने बताना है कि भाई ड्यू टू डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स बस इतना ही है। कि एक क्वेश्चन देखते हैं। A student demonstrates three different processes that change the direction of water waves in a ripple tank. Okay. State the name of the process shown in figure 7.1. बताओ भाई, वेव ऐसे आई। अब आप लोग माहीन, हफ्सा, अशरफ और आयजा जाग जाओ, जल्दी से बताओ। मेरी वेव ऐसे सीधी गई यहाँ से, और फिर ये ऐसे वापस चली गई। ये कौन सा प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या डाइफ्रैक्शन है? तीन ही प्रोसेस हो सकते हैं। वेरी गुड माहीन, ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट केस बताओ भाई। नेक्स्ट केस क्या है कि लाइन आई, यहाँ पे उसे एक छोटी सी जगह मिली, ओपनिंग मिली, और फिर वो बेंड करती हुई चली गई। ये कौन सा प्रोसेस होगा? वेरी गुड, डायफ्रैक्शन। तीसरा केस देखते हैं भाई। ये कौन सा प्रोसेस है? डीप वाटर से शैलो वाटर जा रही है। वेरी गुड, रिफ्रैक्शन। अच्छा भाई, गिव अ रीजन व्हाई द वेव्स 7.3 चेंज डायरेक्शन एज दे मूव फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। अशरफ, माहीन, आइजा, जल्दी जल्दी। बहुत आसान आंसर है। नहीं, स्पीड चेंज हुई। मीडियम, हाँ चलो ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो मीडियम चेंज हुआ है, लेकिन आपने साथ साथ लिखना है कि भाई मीडियम चेंज की वजह से स्पीड चेंज होती है। मैंने ऊपर बताया था ना कि भाई हमारे पास मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड भी चेंज होगी। स्पीड सिर्फ और सिर्फ मीडियम से चेंज होती है, तो आपने बताना है स्पीड चेंजेस। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि डीप वाटर से शैलो वाटर जा रहा है, तो ये तो हमें पता है कि मीडियम चेंज हो रहा है। क्वेश्चन अगर वो एग्जाम ऐसे ऐसे भी लिख सकता है कि बताओ भाई, गिव अ रीजन व्हाई द वेव्स चेंज इन डायरेक्शन एज दे चेंज द मीडियम। तो आपने बताने के भाई स्पीड चेंजेस, ठीक है, बस स्पीड चेंजेस। अब आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द अच्छा, ये तो बहुत आसान है। वेव इज वेव इन विच द वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, ये लिख दो, ठीक है। ऐसे मैं नहीं करा रहा, अभी आगे बढ़ते हैं। फिगर 7.4 लिस्ट two of the examples are transverse wave. uh, Indicate which of the examples are transverse wave. भाई लाइट वेव ट्रांसवर्स है क्या, साउंड वेव ट्रांसवर्स है, सीस्मिक पी वेव? भाई सीस्मिक पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो दो ही बची, रेडियो और लाइट। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का है, ठीक है। अच्छा एक यार थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, लेकिन चलो। मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि ट्रांसवर्स कौन सी वाली और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वाली है, मैं हमेशा भूल जाता था। एक बहुत अजीब सी ट्रिक दे रहा हूँ, याद करनी हो कर लेना, नहीं करनी हो ना करना। देखो, सोचो। ट्रांस पीपल आर नॉट स्ट्रेट, ठीक है, ट्रांस पीपल आर नॉट स्ट्रेट।
सो इज आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स ऐसी उल्टी सीधी है, ठीक है, तो ट्रांस है क्योंकि सीधी नहीं है, ट्रांस वेव नॉट स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी जो बची वो सीधी सीधी है, ठीक है, बस ये याद कर लो। आई नो बहुत वियर्ड है, लेकिन मुझे ये ऐसे याद हो गई थी, मैं कुछ अलग तरीके से याद करता हूँ चीजें। चल एनीवेज, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 1500 meters per second। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 250 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेव लेंथ। भाई बहुत आसान है, सिंपली आप फॉर्मूला में पुट कर दो, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 1500, ठीक है, 1500 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 250, 250 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, सिंपली आप डिवाइड कर लो, 1500 अपॉन 250, ठीक है। देखो क्या आंसर आ रहा है, 4 5 6 60 आना चाहिए, जीरो जीरो कैंसिल, 25 4 ज़ा 100, 25 5 25 6, आई थिंक 6 आंसर आना चाहिए इसका, चेक कर लेना इसको, ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। हाँ 6 आ रहा है, ये मैंने इसकी वो मार्किंग स्कीम डाल दिया है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला आई वांट यू गाइस तो जल्दी से सॉल्व करो। A student studies different types of wave. She studies wave surface of water in a ripple tank. The frequency of the wave is 4 hertz. The wavelength is 5 centimeter. Calculate the speeds of the wave. भाई जल्दी से निकाल के दे दो, बहुत आसान है। V is equals to F lambda। हमें क्या दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, 4 हर्ट्ज की, ठीक है, और हमें वेव वेव लेंथ दी हुई है जो कि 5 सेंटीमीटर की, इज इक्वल्स टू वी 4 5 20 होता है, तो 20 आंसर हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर अटैच किया हुआ था, डिलीट, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव कंप्लीट होता है। बस मुझे 5 मिनट दो, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी साथ साथ ही कवर करते चलते हैं। वो ऑनेस्टली बहुत ही बच्चे वाला टॉपिक है, बस पाँच, लिटरली 5 मिनट में हो जाएगा। देखो, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें ज्यादातर रट्टा है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, 2 3 चीजें समझने की है बस, बाकी सब कुछ रट्टा है, ठीक है। माहीन, आयजा, फातिमा और सब, देखो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ ये है, जिसके अंदर हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और गामा है, ठीक है। हमारे पास ना जितना पूरी का पूरा अल्ट्रामैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, वो है ट्रांसवर्स वेव, वो सारी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर उन सब की स्पीड होती है 3 × 10⁸ ये बताऊं किसकी स्पीड है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की यही स्पीड है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। लेकिन अगर उनका मीडियम चेंज हो रहा है तो वो रिफ्रैक्ट करेंगी, ठीक है। इन डिफरेंट मीडियम्स दे विल ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, ये रिफ्रैक्शन का केस होता है, जो कि हम लाइट के उसमें बहुत गौर से पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ेंगे इसे, बस ये यही अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ना कुछ ये सीन है, जैसे हमारे पास है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। भाई आपको ये रट्टा मारना है, रट्टा, ये सारे सारे याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस है जो कि मैंने याद किया था बहुत पहले, मुझे अब तक याद है, वो है रैपिड मंकीज इन्वेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। बस ये याद कर लो, आर, आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंफ्रा, वी फॉर विजिबल लाइट, यू फॉर यूवी, एक्स फॉर एक्सरे, जी फॉर गामा। रैपिड मंकीज इन्वेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। अच्छा, आपको इनका ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर क्यों याद करना है, कि देखो आपको एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ छोटी होती जा रही है ना, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। मुझे बताओ वेवलेंथ छोटी होने का क्या मतलब है, कि स्पीड भी साथ में कम होती जा रही है, ठीक है, स्पीड भी कम हो रही है। तो यहाँ पे ना हमें दो चीजें देखो, सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो किसकी है, वो है रेडियो की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ कम हो रही है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो क्या होगा, अगर मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद करना है कि स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो पे है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा पे है, ठीक है। फिर आपको ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के अंदर पूरा रेनबो आता है, रेनबो, रेनबो का आपको कलर्स याद करना है।
वो क्या है? वो ये वाले कलर्स हैं। आपको ये टर्म याद करनी है, रोइज बिव को, रोइग बिव को। ठीक है, जिसमें हमारे पास आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो एंड वी फॉर वायलेट। ठीक है, ये याद कर लो। उसके बाद देखो, सपोज करो अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे सारे कलर्स मिल रहे हैं। तो मैं देखूंगा मेरे पास विजिबल लाइट के स्टार्ट में रेड है, ठीक है, रेड है। तो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले इंफ्रारेड होगा, उससे पहले इंफ्रारेड होगा। ठीक है, और सबसे आखिरी मेरी क्या है? सबसे आखिरी मेरे पास है वायलेट, वायोलेट। तो वायलेट के बाद क्या है? अल्ट्रा वायलेट। बस सिंपली याद कर लो, रेड से पहले इंफ्रारेड, वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो रेड और, आपको रिलेशन देखो, रेड, इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ना आपके पास प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि हम लाइट में देखेंगे। तो उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, बेसिकली ये एक ट्राइंगल बना होगा, पूछेगा लाइट ट्रेवल हुई, और यहाँ पे समझो वायलेट है, यहाँ पे वायलेट कलर आ रहा है। वो पूछेगा बताओ यहाँ पे क्या है। आपको बताना होगा भाई वायलेट के नीचे क्या होता है, वायलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट है, तो अल्ट्रा वायलेट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये एक रट्टा लिस्ट ज्वाइन की हुई है मैंने, जो कि आपको याद करनी है, जिसमें हमारे पास सिंपली है रेडियो वेव्स। क्या हमारे पास इन सब का यूज क्या है? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होती है रेडियो में, टेलीविजन एंड कम्युनिकेशंस एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है भाई? एस्ट्रोनॉमी क्या है भाई? चांद सितारों की स्टडीज। माइक्रोवेव किस में यूज होती हैं? सैटेलाइट टेलीविजन, मोबाइल सेल फोन, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव ओवंस के अंदर यूज होती हैं। इंफ्रारेड कहाँ यूज होती हैं? हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रिमोट कंट्रोलर्स, इंट्रूडर अलार्म्स, थर्मल इमेजिंग, ऑप्टिकल फाइबर्स में इस्तेमाल होती हैं। विजिबल लाइट कहाँ इस्तेमाल हो रही है? फोटोग्राफी में। और देखने में हम हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट दिखती है, नेकेड आईज सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट देख सकती हैं। यूवी लाइट का इस्तेमाल हो रही है सिक्योरिटी मेकिंग, डिटेक्टिंग काउंटरफिट बैंक नोट्स, स्टेरिलाइजिंग वाटर। ठीक है, हमारे पास ये उधर भी पता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होती है, एक जगह कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती है। एनीवेज, एक्सरे क्या यूज हो रही है? हॉस्पिटल यूज इन मेडिकल इमेजिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। गामा रेज मेडिकल ट्रीटमेंट डिटेक्टिंग एंड, पता है गामा रेज बताऊँ कहाँ यूज होती है? कैंसर के लिए यूज होती है। पता है जो कैंसर में हम लोग वो करते हैं ना, कीमो, जो कीमोथेरेपी जो कराते हैं, वो गामा रेज से होती है। डिस्क्राइब द डैमेज कॉज। अब डैमेज क्या क्या है? एक्सपेंसिव एक्सेसिव एक्सपोजर कॉजिंग हीटिंग एंड सॉफ्ट टिश्यू बर्न्स। अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज बर्न होंगे और एक्सेसिव हीटिंग होगी। ठीक है, आयोनाइजिंग इफेक्ट कॉज बाय अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और एक्सरे और गामा, ये सारी बेसिकली, ये जो आखिरी वेव्स है ना, ये वाली यूवी, एक्सरे और गामा, ये सारी हैं हमारे पास। क्या वर्ड यूज होता है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव। तो बेसिकली इन सब का, ये सारी थोड़ी हार्मफुल है अगर ये सही इनका ज्यादा एक्सेसिव यूज किया जाए। ठीक है, ये छोटी सी रटा लिस्ट है, ये याद कर लो। एंड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बस यही है। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे लाइट्स की, उसमें हम बहुत गौर करेंगे क्योंकि लाइट्स एक मुश्किल चैप्टर है। और उसके बाद फिर साउंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज।